हेलो। तो अब हम आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनेमिक्स को, ये तो बेसिक्स हम जान चुके थे। अब जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वो होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ओके। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो थर्मोडायनेमिक्स को किसी भी दूसरे साइंस से अलग करता है। तो ये सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज हुआ। ओके। जो कि जितने भी साइंस है, चाहे वो फिजिक्स हुआ, वो केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, जो भी साइंसेस में आता है, उस चीज को थर्मोडायनेमिक्स को अलग करने का वो जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा टेम्परेचर प्रॉपर्टीज होता है। टेम्परेचर का असर मीनिंग होता है जिसके अंदर गुण होना चाहिए जो हॉट को कोल्ड से अलग करे या कोल्ड को हॉट से, मतलब पहचान हो पाए कि ये ठंडा ये गर्म है। तो ठंडा गर्म की पहचान करने वाला जो गुण होता है वही उसका तापमान होता है। तो तापमान गर्म भी हो सकता है, तापमान छोटा भी हो सकता है, मतलब कि ठंडा भी हो सकता है। तो इसका ये एबिलिटी होता है। तो ये चीज बेसिक था। अब आते हैं सबसे पहले बात कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। ये जो है, ये जो डिफिनेशन है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में मिलेगा। कोई इसमें कोई नया डिफिनेशन कुछ नहीं है, कुछ नया चीज़ नहीं है। आगे है क्या, देख लेते हैं कि इफ द टू बॉडीज, ओके, यहाँ पे वर्ड देखो, टू बॉडीज, ओके, आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या था? तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओके, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है हमारा थर्मल, एक होता है केमिकल। ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, कोई भी स्टेट कहलाता है इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब होता है कोई भी सिस्टम अगर हम ले लें तो इस सिस्टम में बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स है। तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो जब हीट देंगे तो हर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक होना चाहिए। जबकि देखा जाए कि जो इसके बॉटम पार्ट है वो ज़्यादा गर्म होगा इसके तुलना में। तो मतलब स्टेट कहेंगे तो मतलब स्टेट वन है, अगर स्टेट कोई है तो ये हम मानेंगे कि ये टोटल थर्मल इक्विलिब्रियम से, मतलब हर मॉलिक्यूल्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम से या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसका सारा जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है। ओके, तो वो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दो बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम से, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इसके रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, बस जो तापमान इसका है वो तापमान इसका भी है विथ ए थर्ड बॉडी। ओके, तो अगर तीसरा बॉडी के साथ भी इक्विलिब्रियम होगा, ओके, तो तीसरे बॉडी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब क्या है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि जो इसके साथ दोस्ती है और बी सी के साथ जो दोस्त फ्रेंड है, तो इसका मतलब कि ए सी भी एक दूसरे का दोस्त होगा। तो ये थ्री, यहाँ पे थ्री होगा, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। ये जो तीनों का तीनों है एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ पे पीछे दिखाया गया है। ये एक बेबी है, इसके मुंह में थर्मोमीटर डाला गया है। तो इस बेबी का जो टेम्परेचर होगा टी, और ये थर्मोमीटर का जो हम बल्ब यूज, जिसके मुंह में हम लोग बल्ब डाले हुए हैं, उसका टेम्परेचर और जो मेजरमेंट कर रहा है, तो ये अगर बॉडी ए है तो इसका टेम्परेचर, ये जो बल्ब है जो थर्मोमीटर डाला गया वो मान लेते हैं बी बॉडीज, ओके, जो मटेरियल बना हुआ, और प्लस इसके अंदर जो प्रोसेस होगा जिसके चलते तापमान को बता रहा मेरा चीज है वो, ओके। तो ए बी के साथ टेम्परेचर मेजरमेंट किया, तो फिर बी जो है वो सी, सी का मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है कि हमारा मरकरी डाला रहता है। तो जब हम माउथ में लेते हैं या आर्मपिट लेते हैं तो ये एक बॉडी हुआ मेरा, तो इस बॉडी को ए, इस मटेरियल जो में थर्मोमीटर हुआ, ग्लास बोल सकते हैं, ग्लास, ओके, ये ग्लास हो सकता है। तो बॉडी हुआ एक, ग्लास हुआ दूसरा, और ये जो हमारा मरकरी हुआ वो हो गया सी। तभी तो हम मेजरमेंट बताते हैं। तो ये जो मरकरी का जो एक्सपेंशन होता है वो असल में बताता है बॉडी का टेम्परेचर। कैसे? क्योंकि ए ग्लास के साथ इक्विलिब्रियम लाया, मतलब पहले जितना तापमान था वो ग्लास के तापमान को उतना लाया, और फिर ग्लास के साथ जो मरकरी इसके अंदर था वो मरकरी का तापमान भी ग्लास के साथ हुआ। इसका मतलब है कि जो मरकरी का जो एक्सपेंशन हुआ वो कहीं ना कहीं एक के तापमान को बता रहा है। यही इसका मतलब, वो तीन बॉडी का जो कंडीशन है वो मतलब ए बी सी वो समझाया गया है। अब आते हैं आगे कि जो 1931 में एक साइंटिस्ट था आर एस फाउरल, उसी ने जीरोथ लॉ का आविष्कार किया था। कहा था कि ये जीरोथ लॉ होगा। जीरोथ मतलब कि जीरो से वर्ड हुआ। सवाल है क्यों कहते हैं जीरो?
क्योंकि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से इसको पहले में रखा जाना चाहिए था। तो पहला तो आविष्कार हो गया सेकंड, तो इसके पहले क्या बचा, इसके पास बचा जीरो, तो जीरो वन एंड टू, तो इसी का इसका नाम रखा गया था जीरोथ लॉ। ओके, और ये हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट प्रिंसिपल, जितना भी तापमान मेजरमेंट करने वाला होता है वो जीरोथ लॉ पे ही बैठा हुआ, मतलब ए बी सी, मतलब ए बी सी तीन बॉडी, तो ए बी के साथ बी सी के साथ, मतलब सी ए के साथ इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इसका तापमान इस तापमान के साथ होगा, इसका तापमान इस तापमान के साथ होगा, इसका तापमान इस तापमान के साथ होगा, मतलब कि सी ए के साथ होगा। इसको समझाया गया तीन तरह से। देखो इस टेम्परेचर मेजरमेंट जो तीन बॉडी जो मेरा यहाँ पे, वो तीन बॉडी यहाँ पे, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी हो गया। जैसे ह्यूमन बॉडी, एक रेफरेंस जो हम यूज करते हैं थर्मोमीटर, जैसे ग्लास, ओके, ये ग्लास, और ये हो गया इसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि एक ऐसा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि चेंज करता है तापमान में। अब मान लेते हैं ग्लास थर्मोमीटर जो हमको मार्केट में मिलता है थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है कि मरकरी एक्सपेंड करता, मरकरी फैलता है। तो ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखे हैं वो तापमान के साथ होना चाहिए, मतलब तापमान के साथ वो बदलना चाहिए। जैसे मरकरी में क्या है कि तापमान को देने पर क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हुआ कि तापमान के साथ एक्सपेंशन होने का प्रॉपर्टीज है, तो हम इसको ग्लास मरकरी में यूज किए। एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे तुमको नीचे भी एग्जाम्पल लिखे हुए इसका मैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमारा है कि एग्जाम्पल हो गया मरकरी इन ग्लास, तो मरकरी एंड ग्लास, ये दो बॉडी हो गया, तो बॉडी ए एंड बी, और सी क्या हो गया, सी हमारा बॉडी हो गया। ऑल टेम्परेचर स्केल, अब हम बात करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्केल, तो मेजरमेंट ऑफ स्केल हम जीरोथ लॉ के अनुसार करते हैं, जो कि बेस्ड है सम इजीली रिप्रोड्यूसिबल स्टेट्स। तो जितना भी स्केल्स मेजरमेंट होता है वो कुछ ना कुछ से एक इजीली रिप्रोड्यूसिबल स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब उस पर मेजरमेंट किया जाता है। डिपेंड नहीं बोल सकते, मेजरमेंट किया जाता है। एक रेंज लेते हैं, जैसे कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, ये दो पॉइंट हम लोग लेते हैं। ये दो पॉइंट जो कि इजीली से हम जानते हैं, इसको हम बना सकते हैं मुंह। तो जितने भी स्केल्स होते हैं ये दो पॉइंट पर हमारा बनता है। पहला पॉइंट जो स्टीम पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे देखो पानी का मिक्सचर एंड वाटर वेपर, तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम एट 1 atm प्रेशर। यहाँ पे क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इस सबको ज्यादा आंखें, मतलब कि जब हम फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे, जब फेज डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे ताकि इस चीज को समझा पाए हम। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ वाटर एंड वाटर वेपर, पहले समझ लो कि वाटर वेपर बनता कब है, वाटर वेपर बनता है पानी से, तो पहले पानी होना चाहिए। और पानी जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाए हुए पहले से है, मान लो कि इसके अंदर हम यहाँ पे आधा पानी रखे हुए हैं, ओके, यहाँ पे मेरा पानी है, और यहाँ से हम कोई हीट दे रहे हैं, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट, हीट का मतलब स्टोव, गैस चूल्हा, जो भी तुम्हारे पास साधन है, चूल्हा ओवन जो भी है, उसके जैसे हीट अमाउंट हम दे रहे हैं। ये हीट अमाउंट पानी को देंगे। पानी क्या है कि 1 घंटा 2 घंटा जितना हीट दे रहे, उसके अनुसार यहाँ से भाप बनना शुरू हो जाएगा, तो ये हल्का हल्का भाप बनना शुरू हो जाएगा। कुछ एक टाइम के बाद क्या होगा कि पूरा पूरा पानी सूख जाएगा और भाप में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पानी है, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है H2O, भाप बनेगा तब भी H2O, तो ये तो हो गया मैं केमिकल एक्विलिब्रियम। ओके, दूसरा चीज, क्या ये मैकेनिकल एक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल मतलब प्रेशर, हाँ, जो इस समय इसका प्रेशर था, प्रेशर मतलब 1 atm, ओके, 1 atm मतलब 101.325 किलो पास्कल, इसका प्रेशर मतलब हवा का दबाव, ठीक ना। तो जो हवा का दबाव है वो 1 atm है, जब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर पे तो इस चीज को भी हम दिखाएंगे। तो प्रेशर हो गया 1 atm, तो 1 atm का प्रेशर, तो भाप जब बन रहा है वो भी 1 atm पे ही बन रहा है, मतलब वायुमंडल में हम खोल के बना रहे हैं तो हमारा 1 atm। और पानी जहाँ से लाए हैं, जो पानी जिस बर्तन में रखे हुए हैं, तो वो भी इसका भी 1 atm प्रेशर पे हो रहा है। तो हमारा प्रेशर भी सबका सेम है, तो ये भी हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हुआ। थर्मल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, पानी की जब भाप बनता है तो इसको हम जानते हैं कि पानी भाप होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनता है, लेकिन ये साथ साथ ये बोलना जरूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस के साथ 1 atm प्रेशर पे भी बनता है। जब हम फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में प्योर सब्सटेंस का,
तो उसमें पूरा तरह पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है। 100 के लिए 1 एटीएम बोलना जरूरी है। अलग अलग टेम्परेचर पे भी भाप बन सकता है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस भी भाप बन सकता है, ओके, 10 डिग्री सेल्सियस भी भाप बन सकता है। तो इसके लिए उस पार्टिकुलर प्रेशर यूज करना पड़ेगा आपको। तो जो जो तापमान है, तो क्या होता है कि पानी भाप बनना शुरू हो जाता है इस पे। तो जब हम हीट देते हैं तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। तो मान लो कि शुरुआत में इसका टेम्परेचर था 20, जब गर्म किए तो इसका हो गया तापमान 50, फिर गर्म किए तो इसका तापमान हो गया 90, फिर जैसे गर्म किए इसका हो गया 100। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तापमान टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, ये सेंसिबल हीटिंग हम दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? स्टोव से, गैस चूल्हा से हम दे रहे हैं। तो अब तक 100 तक पहुंच को बोलते हैं सेंसिबल हीट, जो कि तापमान को बढ़ाता है। जैसे ही 100 पहुंचा इस प्रेशर में, तो क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे भाप बनना शुरू हो जाता है। तो अब भाप बनने का मतलब क्या चाहिए कि हीट तो हम कंटिन्यू दे रहे हैं, तो अब क्योंकि वो फेज को चेंज करा, मतलब लिक्विड से वो भाप में बदल रहा, तो लिक्विड से वो भाप में मैंने वेपर में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इसको अब मेरा, लेटेंट हीट मतलब जो फेज को चेंज करता है, मतलब जो अवस्था है उसको चेंज करता है। तो ये चीज जो हुआ वाटर और वेपर का कोई भी पार्टिकुलर मतलब कि 1 एटीएम पर, तो इसी को जो बोलते हैं स्टीम पॉइंट, मतलब ये यहाँ से स्टीम बनना शुरू हो गया इस वाटर इस वेपर के इक्विलिब्रियम के साथ। टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम। सेकंड इसी को बोलते हैं स्टीम पॉइंट, जिस पॉइंट में मेरा भाप लिक्विड भाप बनता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर दैट इज इक्विलिब्रियम विद एयर सैचुरेटेड विद वेपर एट 1 एटीएम। ये थोड़ा सा नया टर्म यहाँ पे आ गया, क्या क्या इसका मीनिंग है, ये इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो मिक्सर है आइस, आइस का मतलब बर्फ। टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री। तो हम एक टब बनाते हैं, ओके, इस टब में हम लोग पानी रख दिए, क्योंकि यहाँ पे बात आ रहा है पानी के साथ है, तो यहाँ पे हम रख दिए पानी, और ये हो गया मेरा बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, स्मॉल पीस। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर हवा है, लेकिन यहाँ पे जो हवा है वो होना चाहिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए वेपर के साथ। मतलब कि ये जो भाप यहाँ पे इनकेस भाप अगर नहीं बनना चाहिए, अगर भाप बनना मतलब कि यहाँ पे पानी और बर्फ के साथ यहाँ पे भाप का कोई लेन देन नहीं है, तो भाप तभी बनता है जब कि हवा हमारा रहता है अनसैचुरेटेड कंडीशन। ये टर्म थोड़ा सा टिपिकल होगा, मतलब कि भाप तभी बनता है कि जो भाप उड़ के हवा में जाना चाहिए, तो भाप हवा में जाना चाहिए, तो मतलब कि अगर हवा वो भाप को नहीं ले, भाप को नहीं ले, भाप को वापस रिटर्न कर दे, तो वही कहलाता है एयर सैचुरेटेड विद वेपर। ओके, ये टर्म को कहा जाता है। तो मतलब भाप यहाँ पे नाम भाप बनना नहीं चाहिए, ओके, मतलब हवा हमारा क्या चीज हो गया, सैचुरेटेड कंडीशन हो गया भाप के साथ। तो इस समय जो आइस का जो कंडीशन रहा इस पानी के साथ, तो वो कहला गया मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको कहते हैं आइस पॉइंट बोलते हैं हम लोग, तो आइस पॉइंट हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर। तो 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर पे कहलाता आइस पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट मेरा है आज का, वो है मेरा एमेंटन्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्रांस का साइंटिस्ट था, 1663 में पैदाइश और 1705 में इसकी देहांत। ये जो नियम निकाला था वो लगभग 1702 के आसपास, ऐसा कहा जाता है कि इसने नियम निकाला था। ये नियम कहा था कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस, या जो गैस है, इसको कांस्टेंट रखा जाए और तापमान को बढ़ाने पर इसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तापमान के साथ इसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है जब हम वॉल्यूम किसी भी गैस का कांस्टेंट रखें। होता क्या चाहिए कि काइनेटिक, जब हम टेम्परेचर जब देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो कि मोर कोलिजन्स होता है, और उस मोर कोलिजन से प्रेशर राइज होता है। जैसे कि एक बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर हम मॉलिक्यूल डालते हैं, यहाँ से हीट हम डाल रहे हैं क्यू, तो क्या कोलिजन्स होगा, जो कोलिजन क्या होगा, तो ये दीवार पे धक्का मारेगा। ओके, तो क्या होगा, मतलब है कि प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ गया, क्योंकि इसकी दीवार के चारों तरफ हमारा मोमेंटम चेंज किया, m बाई बी बी बाई टी मोमेंटम, मतलब फोर्स। तो फोर्स पर एरिया लग रहा है, मतलब इसका प्रेशर बढ़ रहा है। और इसने कहा था कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है
कि ये जो नियम था एमेंटस लॉ का वो सभी गैस के लिए था, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर गैस के लिए था, ये सभी गैस के लिए था। और उसने ये भी देखा कि फ्रैक्शन चेंजेस इन प्रेशर, मतलब प्रेशर में जरा सा भी अगर चेंजेस किया जाता है, मतलब कितना परसेंट होता है फॉर ऑल गैस, यहाँ पे वर्ड करना फॉर ऑल गैसेस, कोई ऐसा नहीं कुछ हाइड्रोजन नहीं, सभी गैसेस के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाते हैं तो प्रेशर लगभग 0.3% चेंज करता है, मतलब लगभग ये 1/273 के बराबर होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने पर प्रेशर जो वो बढ़ता है 0.3% हमारा बढ़ता है। इसका स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला क्या होता है जब उसको देख लेते हैं एमेंटस का। ओके, एमेंटस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो इसने कहा था कि हर 1 डिग्री सेल्सियस पे इसका इतना प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, फ्रैक्शन चेंज करता है। तो कोई भी अगर हम क्योंकि फॉर्मूला को थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं नीचे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट्स में बना के इसको रख लोगे तुम लोग। तो प्रेशर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए तो प्रेशर इंक्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस, ओके 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है ये, ओके। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका ये परसेंटेज जो हमारा निकलता है, ओके। उसी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होगा, जीरो माने जीरो की रेफरेंस से निकाला जा रहा है तो 2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, 2/73 P0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर टी के लिए निकाला जाए तो P0 0 डिग्री सेल्सियस प्लस T/273 एंड P 0 डिग्री सेल्सियस, यही कहलाता है फाइनल ओरिजिनल एमेंटस लॉ। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि कंडीशंस, कि अगर मान लो कि T -273 लिया जाए तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग हैं P -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू P 0 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -273/273 इंटू P 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया -1। तो टोटल करके क्या आ जाएगा मेरा, तो ये कट के मेरा आ जाएगा, तो सर हम पेज को नीचे ले जाएं तो फाइनल कट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा नेगेटिव, तो ये कट गया, तो फाइनल -273 डिग्री सेल्सियस पे ये रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, मीन्स द प्रेशर बिकम्स 0। तो ये होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं जब इस तापमान पर जहाँ पे प्रेशर 0 हो जाता है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। ओके, ये कहलाता है मेरा एब्सोल्यूट 0 इज ए थ्योरेटिकल लिमिट, जिसका वैल्यू होता है 273, ओके 273 इसका सेल्सियस हो गया। इसी पॉइंट पर गैस जो होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब गैस लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है, कहाँ पे 0 मतलब कैल्विन, जब हम चेंज करते हैं कैल्विन पे तो 273 सेल्सियस मतलब 0 कैल्विन। और हाइड्रो एग्जांपल दिखाया गया कि हाइड्रोजन जो होता है मेरा है, हाइड्रोजन वो इस साल 1892 में 252 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो गया है। तो जब हम 0 केल्विन के क्लोज पहुंचते हैं तो गैस जो होता है वो में लिक्विफाई फॉर्म में बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल 1908 में लिया गया था हीलियम, वो 269 डिग्री सेल्सियस में जाकर भी लिक्विफाई हो गया था, मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो गया था। गैस लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब हम 0 केल्विन के क्लोज में जाएंगे तो मैं तापमान को घटाएंगे तब। अब तक जो बहुत ज्यादा हम क्लोज में ले गए वो 0.00 करके इतना केल्विन तक ही पहुंच रहे, 0 एग्जैक्ट नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं हमारा है, क्योंकि इसमें मोशन 0 हो जाता है। मोशन 0 का मतलब कि जो एटॉमिक मोशन है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का मोशन वो 0 हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंस नहीं कर सकता, इसलिए ये थ्योरेटिकल लिमिट है, मतलब नेचर में ये पॉसिबल नहीं होता है। और फाइनल इस कंडीशन पे कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि गैस है, तो गैस क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। ये लिक्विड इतना लिक्विड हो जाएगा कि इसको बोलते हैं सुपर फ्लूइडिटी बोल देते हैं, मतलब इस तापमान पे हीलियम बन जाता है फ्लूइडिटी, मतलब 0 विस्कोसिटी
मतलब अब तक कोई ऐसा मटेरियल पैदा नहीं हुआ जिसमें जीरो विस्कोसिटी, मतलब कि विस्कोसिटी नहीं होता है। तो ये जीरो विस्कोसिटी बन जाता है कब एट नियर जीरो केल्विन पे पहुंच जाता है। इसी टेम्परेचर पे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी बन जाता है, मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब बहुत तेजी से सुपर कंडक्टर बन जाता है वो मटेरियल है इसके पास। तो ऐसा देखा कि ऐसा पाया गया भी है, लेकिन याद रखना है कि जीरो केल्विन पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा, इसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश किया जा रहा है, रिसर्च चल रहा है। ओके, कि हम यहाँ तक पहुंच सके हैं, इस पहुंचते पहुंचे नया नया सब्सटेंस, नया नया मटेरियल सामने नजर आया है। नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हम एमंटन्स पढ़े हैं, फिर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स को देखेंगे, उसके सोच को देखेंगे, उसके बाद हम स्केल्स पे इंटर करेंगे कि क्या उन लोगों का सोच था और सोच के अनुसार फिर कैसे उन्होंने अपना स्केल को ईजाद किया था। तो हम ये पे क्लास ऑफ करते हैं।